नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद कैस। आज मैं आ चुका हूं धानापुर ब्लॉक में खंड शिक्षा अधिकारी जी से बात करने के लिए। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, अपना परिचय बता दीजिए मुझे। अवधेश नारायण सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी धानापुर। सर, आपके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से कार्य आते हैं? विकास खंड में जितने भी कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के विद्यालय हों, उनकी समस्त व्यवस्था। कितने विद्यालय होंगे लगभग आपके विकास खंड में? 269 टोटल विद्यालय। विद्यालय की आप देख रेख करते हैं। मुझे एक बात बताइए सर, या हमारे दर्शकों को बताइए कि जो गार्जियन का एक फेथ विश्वास है, वो गवर्नमेंट की तरफ कहीं ना कहीं झुकाव नहीं है। सरकारी विद्यालय पर उनका विश्वास कम होता है अपेक्षाकृत कॉन्वेंट या बेहतर कोई प्राइवेट। ऐसा क्यों? इसमें कुछ मतलब समस्याएं प्रत्येक स्थान पे हैं, और जैसे कि आपको बहुत अच्छे अच्छे सरकारी स्कूल भी मिल जाएंगे। अब धानापुर में ही अगर आप जूनियर हाई स्कूल धानापुर की बात करें तो आज हमारे पास सिर्फ 3 कक्षाएं हैं और 650 स्ट्रेंथ है। कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि अब यहाँ पे इस हिसाब से शिक्षकों की कमी है, तो कभी कभी विद्यालय उसमें भी गार्जियन का कम विश्वास हो जाता है कि नहीं तो हमारे यहाँ वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं और आपको यहीं पे दोनों चीज़ें मिलेंगी। कहीं कहीं पे वो माहौल नहीं है, लेकिन कहीं बहुत अच्छे आपको माहौल क्षेत्र में मिल जाएंगे। आपने बताया 650 स्टूडेंट ना, 600 और 3 कक्षाएं हैं। शिक्षक कितने उसमें? इस समय कुल अनुदेशक सहित 7 शिक्षक हैं। तो उस हिसाब से जो मतलब एनसीएफ कहती है स्टूडेंट और टीचर का जो 130 135, तो बहुत डिफरेंस इसमें। हाँ, तो इसीलिए यही सब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे अभी पदोन्नति नहीं हुई है, अभी पदोन्नति हो जाए तो ये समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तो अब उसकी प्रक्रिया शासन से चल रही है, जब हो जाता है तो निश्चित तौर पे और सुधार आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम लेटेस्ट डाटा की बात करें, 2 माह पूर्व अगर इसका कैलकुलेशन किया गया था तो आला अधिकारी शिक्षा मंत्री द्वारा यह बयान आया था, वो भी संसद के अंदर, कि छात्र व शिक्षक का अनुपात बराबर है। लेकिन ज़मीनी हकीकत पर जब मैं खंड शिक्षा अधिकारी से इस बात कर रहा हूँ इस बारे में, तो उन्होंने साफ साफ बताया इसकी समस्या है ना सर? बिल्कुल है। अच्छा, और कोई मुख्य कारण? नहीं, थोड़ा सा समाज में एक रुख हो गया है कि नहीं, यहाँ पे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को लेकर के एक निगेटिव भावना हो गई है। उसको प्रयास किया जा रहा है कि कैसे दूर हो। और आपसी जो देखा जाए तो जैसे कि मूल रूप से एक संपन्न जो आर्थिक वर्ग है, वो दिखावे की तरफ उसकी एक प्रवृत्ति है कि बच्चा देखने में वो दिखावा की तरफ। तो थोड़ा सा हमारे यहाँ स्कूलों की हालत ठीक नहीं थी, अब तो कायाकल्प से काफ़ी सुधार हो रहा है और निश्चित तौर पे अब इसका सकारात्मक परिणाम भी अब धीरे धीरे लोगों का आएगा कि नहीं, ये भी विद्यालय बढ़िया हैं। अच्छा, एक पॉलिसी आई थी कुछ वर्ष पहले कि जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं। क्या आपके विकासखंड में जो विद्यालय हैं प्राथमिक स्कूल के, उसमें क्या सरकारी शिक्षक के भी बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, कुछ बच्चे तो पढ़ते ही हैं, कुछ तो हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें अब इसका कोई रिकॉर्ड नहीं लिया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि पढ़ते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो देखने में आ रहा है कि नहीं, अधिकांश बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं हैं। वो सक्षम है प्राइवेट के लिए, इसलिए प्राइवेट पढ़ाते हैं। हाँ, मतलब मैक्सिमम जो टीचर हैं वो एलिजिबल हैं कि हम प्राइवेट में फीस पे कर सकें, तो वो प्राइवेट में ही पढ़ाते हैं। और भी उनकी कुछ पर्सनल रीज़न हो सकती हैं। अच्छा, आगे मुझे सर ये बताइए कि जो वर्तमान समय में सरकारी विद्यालय को 2 भागों में खंडित किया गया है, एक इंग्लिश मीडियम के नाम से, एक हिंदी मीडियम के नाम से। ये डिफरेंस की वजह क्या है और किस आधार पर ये डिफरेंस किया गया है, और डिफरेंस करने के बाद उनको सुविधाओं की मुहैया या कुछ अन्य सुविधा में अंतर? वो डिफरेंस इस आधार पे किया गया कि चूँकि लोगों का जो पब्लिक का झुकाव जा रहा था इंग्लिश माध्यम की तरफ, अंग्रेजी माध्यम की तरफ अपने बच्चों को ले जाने का, और सरकारी विद्यालयों में ऐसा नहीं था, परिषदीय विद्यालयों में। तो एक शासन के तहत ये निर्धारित किया गया कि नहीं, अब परिषदीय विद्यालयों में भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई हो। इसीलिए
3 वर्षों में 5-6 स्कूल मिलाकर हर ब्लॉक में लगभग आपको 15 स्कूल मिल जाएंगे जो कि अंग्रेजी माध्यम से संचालित हुए। लेकिन बहुत अगर देखा जाए तो कुछ तो इंटरेस्ट आया बच्चों का, गार्जियन का, वहाँ नामांकन भी बढ़े, लेकिन उस अनुरूप उनको जैसे टीचर्स नहीं नए मिले। टीचर्स तो यही रहे, पुराने रहे, और लोगों का जैसे कि उस मिथक को हम लोग नहीं तोड़ पाए कि जैसे कॉन्वेंट के तर्ज पे आ पाए, वो माहौल नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी उसमें सुविधाएं बढ़ी तो, और अंग्रेजी माध्यम हुआ तो कुछ झुकाव होने से नामांकन उन विद्यालयों में बढ़े। आपने सर एक बात बोला, जो कॉन्वेंट स्कूल के टीचर की रिक्वायरमेंट होती है उस मिथक के टीचर नहीं मिल पाए, ऐसा क्यों सर? क्योंकि टीचर्स उससे तो कहा जाए तो उससे ज़्यादा वेल क्वालिफाइड है, लेकिन उनके लिए जिसे स्पेशली ट्रेनिंग हो कि इंग्लिश माध्यम से पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाना है, ये सब ट्रेनिंग का थोड़ा सा अभाव रहा। ट्रेनिंग का अभाव रहा। लेकिन वहीं हम उत्तर प्रदेश सरकार में देखें ख़ास तौर से तो समय समय पर अलग अलग योजनाएं आती हैं, जैसे कुछ दिन पहले निपुण भारत मिशन, ऐसे तमाम मिशन आते रहते हैं। तो उसके लिए क्या कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है कि यूँ ही लॉन्च किया? इसकी तो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग हुई। निपुण भारत के तहत हर ब्लॉक में जो है पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई। और जैसा कि आप जैसे वहाँ भी देख सकते हैं स्क्रीन पे है कि हमें 2026-27 तक पूरे उसको निपुण लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इस संदर्भ में चल रहा है और प्रोग्रेस भी इसमें ठीक है। थोड़ा सा अभी हम लोग देखा जाए तो निपुण बच्चों को ही बनाना है। 100% बच्चों की उपस्थिति ज़रूरी है निपुण होने के लिए। अब उसी पे हम लोग लगे हैं। चूँकि जो गार्जियंस बिलोंग करते हैं वो एक तरह से कहा जाए तो इकोनॉमिक दृष्टि से वो कमज़ोर होते हैं। उनका थोड़ा सा बच्चों का वो ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हमें वो थोड़े से प्रॉफिट के लिए तुरंत, जैसे कि आज उनके घर कोई काम है बस बच्चों को रोक देते हैं स्कूल, या ऐसी चीज़ें आती हैं। इसी मिथक को तोड़ने के लिए थोड़ा हम सभी लोग अब ग्राम प्रधान या अन्य सभी से संपर्क करके शिक्षक को भी क्षेत्र में भेजा जा रहा है। मेरे द्वारा ये निर्देश है कि अगर कोई भी बच्चा 3 दिन स्कूल न आए तो निश्चित तौर पे उसके गार्जियन से आप पर्सनली मिलिए। ऐसे तो दूरभाष पे आप लोग संपर्क करते रहें, लेकिन अगर लगातार 1 दिन कोई नहीं आया, 2 दिन नहीं, लेकिन अगर 3 दिन तक विद्यालय ना आता हो तो गार्जियन से पर्सनली मिलकर इस समस्या को सॉल्व कीजिए। जब हमारा हर बच्चा स्कूल आने लगेगा अगर लगातार, तो निश्चित तौर पे उसका असर होते हुए निपुण हम लोग लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। जब सरकार इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं को लॉन्च करके, मिशन जारी करके अगर उसकी ट्रेनिंग दे सकता है तो इंग्लिश मीडियम विद्यालय खोलने से पूर्व शिक्षकों को ट्रेनिंग क्यों नहीं दिया गया? नहीं, उसमें वो नहीं हो पाई। थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी गई, लेकिन जैसा उनको इंग्लिश स्पीकिंग या हर चीज़ वैसे इसका भी अभाव रहा। दूसरे चीज़ है कि वो बच्चे तो वही रह गए जो हमारे यहाँ इकोनॉमिकल दृष्टि से कमज़ोर तबका था, उनके बच्चे थे। हम लोग सर्व शिक्षा अभियान के तहत चलते हैं। जैसे कॉन्वेंट स्कूल को आप कहेंगे तो कॉन्वेंट स्कूल हमेशा, जैसे उनको तो इकोनॉमिकल मतलब है उनका, लेकिन हम लोग सर्व शिक्षा अभियान में चलते हैं कि एक एक बच्चे को चाहे कोई भी हो हमें शिक्षा देना है। वो घर पे रह रहा है, हम लोग घर घर जा कर के नामांकन करना है। कोई भी बच्चा हमारा है कि हमारे से लक्ष्य हमारा जो है वो बच्चा छूट ना पाए। तो जब सर्व शिक्षा अभियान लेके चलेंगे तो थोड़ा सा उसमें कमजोरी तो मिलेगी ही। सर ने जैसा बताया कि इनका जो लक्ष्य होता है सर्व शिक्षा अभियान के तहत नामांकन की पूर्ति करना, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट का एडमिशन, ऑल स्टूडेंट, कोई भी बच्चा हमारा छूट ना पाए। अगर मान लीजिए विद्यालय में 2-3 शिक्षक हो या 4 शिक्षक हो और स्टूडेंट 200 से अधिक आ जाए तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे? नहीं, नामांकन तो हम लोग करेंगे, उसके बाद हमेशा इसकी फीडिंग हम लोग जो है प्रेडा पोर्टल पर ये DCF और UDAIS में किया जाता है, जिससे रिकॉर्ड चारों ओर पहुंच जाता है कि इस विद्यालय पे कितने शिक्षक हैं। उस अनुपात में जब नई भर्ती आती है तो वहाँ शिक्षक रिक्वायरमेंट पूरी होती है, या बीच में पदोन्नति जैसी कार्रवाई या स्थानांतरण हो तो उसमें स्थानांतरण और समायोजन हो, तब भी जहाँ से अधिक अध्यापक हों वहाँ से कम अध्यापक वाले स्कूलों पे अध्यापक भेजे जाते हैं। जैसे आपने कहा कि नई भर्ती आती है तो वहाँ समायोजन किया जाता है। नई भर्ती में भर्ती होगी, पदस्थापन होगा नए अध्यापकों का, और अगर ट्रांसफ़र समायोजन की पॉलिसी आती है तो फिर जहाँ अधिक है वहाँ से हटा करके कम अध्यापक वाले। ऐसे समस्या लगभग कितने दिन में समाधान हो जाते होंगे? पहले तो प्रतिवर्ष होता था, इस समय थोड़ा सा अभी भर्ती भी इस समय नहीं हुई है पिछले 3 वर्षों से, और स्थानांतरण की प्रक्रिया आई थी, अभी हो नहीं पाई है। जब ये उम्मीद है कि जल्द ही पदोन्नति और स्थानांतरण की कुछ प्रक्रिया शासन से हम लोग जैसा कि देख रहे हैं
कि आने वाली है, तो ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे हमें कुछ अध्यापक इधर उधर होंगे तो विद्यालयों की स्थिति ठीक होगी। दो प्रोसेस सर ने बताया। पहला न्यू वैकेंसी जो लगभग 3 साल 4 साल 5 साल में आती है और ये समस्या हर वर्ष आती है। दूसरा सर ने बताया ट्रांसफ़र वाला प्रोसेस। जो ट्रांसफ़र वाला प्रोसेस है वो भी साल 2 साल में बाद ही आती है। हर साल इसकी कोई अभी कुछ महीने पहले हुआ है, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया, उनको नियुक्त भी नहीं किया गया है। अगला सवाल ये जानना चाहते हैं सर आपसे कि जो शिक्षक विद्यालय में लेट आते हैं, ऐसा होता है कि नहीं कभी घटना? हो जाता है, ऐसी शिकायतें भी आती हैं और हम लोग निरीक्षण में भी उनको अनुपस्थित करके कार्रवाई के लिए भेजा जाता है। तो मतलब कि कभी कास होता है कि मैक्सिमम नंबर है इनकी? नहीं, मैक्सिमम नहीं कहा जा सकता, कभी कभार ही होता है। और हम लोग निरीक्षण में ऐसे ही, जैसे कि इस समय देखा जाए तो पूरे क्षेत्र में 5 ARP हैं, हम हैं और एक डाइट मेंटर हैं। 6-7 लोग तो लगातार भ्रमण पे रहते हैं। उसके बाद अन्य उच्च अधिकारी भी तो क्षेत्र में आते रहते हैं, तो सभी लोग निरीक्षण करते हैं। तो फिलहाल स्थिति में बहुत सुधार है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक, कभी कभार कोई परिस्थिति है, रास्ते में थोड़ा विलम्ब हो गया, वो दूसरी बात है, नहीं तो वैसे बच्चों के लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती है, उनके कौशल विकास के लिए, क्या सरकारी विद्यालय में भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं कुछ? बिल्कुल। अध्यापक कौशल, शिक्षण का मतलब ही है कि सभी कौशलों का विकास हो। शिक्षण का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई हो। समय समय पर जैसे अभी हम लोग खेल कूद की प्रतियोगिताएं करा रहे हैं या अन्य मतलब जो भी हैं, इनके सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है। अभी भी माना जाता है कि विद्यालय में शिक्षक का जो होता है कि आप मैक्सिमम बुक्स और कॉपी लेकर आइए, और वहीं एनसीएफ की जो पॉलिसी है एजुकेशन विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ का, ये दोनों कहाँ पारस्परिक संबंधित है आपस में? नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों के यहाँ जो भी परिषदीय विद्यालयों के पाठ्यक्रम हैं लगभग वो सही बनाए गए हैं और बहुत बोझ नहीं है। ऐसा थोड़ा कॉन्वेंट विद्यालय जो है वो बच्चों के ऊपर बस्ते का बोझ दिखाते हैं, ये भी आप देखते होंगे। तो हमारे यहाँ जो भी है कहीं भी बस्ते का बोझ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ देखा जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से यूनिफॉर्म तो मुहैया करा दिया जाता है, लेकिन बच्चों की जो यूनिफॉर्म की उपस्थिति है वो कहीं ना कहीं कम है। मानते हैं इस बात को? हाँ, थोड़ा सा इसमें कमी है। उसमें भी हम लोग जागरूकता का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि वो तो गार्जियन के खाते में चूँकि पैसा जा रहा है, उनको बनवाना है, तो उसी विद्यालय में देखते होंगे कि बहुत से गार्जियन बनवा दे रहे हैं। बाकी हम लोग प्रधानाध्यापक और अध्यापकों से ये लगातार उनके गार्जियन को ये संदेश दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, एक जो ड्रेस दिया गया उसको ड्रेस पहन के ही बच्चे आएँ, ताकि सभी बच्चे एक समान और अच्छे लगे। बच्चे एक ड्रेस में आते हैं तो विद्यालय भी अच्छा लगता है। और एक खास तो ग्रामीण अंचल में जो गार्जियन के अंदर नकारात्मक सोच है कि सरकारी स्कूल के मास्टर पढ़ावे ना, हमेशा फोन बतियन, सुरती मलियन, ई कहियन ऊ कह है, ये एकदम वास्तविकता बात है। जब ग्रामीण में मैंने सर्वे किया तो अरे क्या नाम लिखा है वहाँ पढ़ाइए ना होले, तो ये कहाँ तक वास्तविकता है? इसे गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ये सच है या? अगर पब्लिक कर रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो सच्चाई हो सकती है, लेकिन इसको हम सार्वभौम नहीं कर सकते। इससे हमारे उन शिक्षकों का अपमान हो जाएगा जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बहुत से शिक्षक आपको मिल जाएंगे सरकारी विद्यालयों में है कि सब कुछ अपना घर परिवार तक एकदम त्याग करके और विद्यालय अवधि में कोई काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कि विद्यालय अवधि के बाद भी वो समय दे रहे हैं। तो हर जगह पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, आपको इस उदाहरण मिल जाएंगे, ऐसा नहीं। अच्छा, आपने बोला जो संघर्षशील शिक्षक हैं, इसी बात पर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आज वर्तमान समय में जो पद्धति बन गई है शिक्षण में, उसमें पढ़ाने के अतिरिक्त बहुत सारे कार्य दे दिया जाता है, डाटा फीडिंग का, बच्चों का फीड करना, जो एक वास्तव में लिपिक का वर्क होना चाहिए, क्लर्क का। लेकिन शिक्षक को हम देखते हैं क्या, रजिस्टर मेंटेन करना दिन भर, तो फिर उसको एक्सेल फाइल बनाना, ये अतिरिक्त कार्य कहाँ से सुशोभित करता है? हाँ, थोड़ा सा इस समय कार्यों की अधिकता हो गई है और निश्चित तौर पे शिक्षक को इससे परेशानी हो रही है, लेकिन जो भी शासनादेश आते हैं हम लोगों का काम ही है कि शासन के आदेशों के क्रम में जो भी अनुपालन कराना उसका। तो थोड़ा सा इस समय ज़रूर डाटा फीडिंग में शिक्षकों के ऊपर ये भार बढ़ा हुआ है। और जो ओल्ड टीचर्स हैं जिनको कंप्यूटर या मोबाइल का उतना नॉलेज नहीं है, वो वर्तमान समय में कैसे हैंड ओवर करते होंगे इसको?
वहाँ पे चूँकि अन्य जो सहायक अध्यापक हैं वो कर पाते हैं, कुछ टीचर्स हैं जो कि इन सब टेक्निकल रूप से उतने दक्ष नहीं हैं, लेकिन हर चीज़ के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। ये निश्चित तौर पे अध्यापक पे भार तो बढ़ा है, लेकिन आज अध्यापक देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के रूप में इन सब चीज़ों के आने से बहुत ही ट्रेंड हुआ है। उसका माहौल आपको और भी चीज़ें देखने को मिलता है, जैसे कि आज जब टेक्नोलॉजी से उदच हो रहा है तो हमारे 8 स्कूलों पे तो पूरे कंप्यूटर से पढ़ाई हो रही है पाल लैब के तहत। कौन-कौन से विद्यालय हैं यहाँ पर विकासखंड में? जी हाँ, यहाँ पे पायल लैब के तहत वो स्क्रीन पे पूरा वो टैबलेट लगे हुए हैं, उस पे तो अगर शिक्षक उतने दक्ष नहीं रहते तो ये सब प्रॉब्लम्स आती। तो थोड़ा सा भार बढ़ा है तो उस अनुरूप दक्षता भी शिक्षकों में बढ़ी है। मैंने एक चीज़ पाया सर्वे के दौरान, मैंने बहुत से प्राथमिक विद्यालयों का सर्वे किया, तो जो फैसिलिटीज़ का डिफरेंस है, पहला नंबर ये कि एक ही विद्यालय में 2 क्लासरूम या 3 क्लासरूम है, तो एक विद्यालय में बेंच लगा हुआ है, एक कक्षा में बेंच लगा हुआ है तो दूसरे कक्षा में नहीं। किसी अन्य विद्यालय में चारों तरफ से बाउंड्री घेरी हुई है, टाइल्स लगे हुए हैं, लेकिन उसी के बगल वाला जो विद्यालय है वहाँ पर बाउंड्री भी नहीं है, टाइल्स की दूर की बात है। ऐसा डिफरेंस क्यों? ये हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कायाकल्प के तहत। तो जो हमारे 19 बिंदु हैं, अगर ये सर्वे 1 साल पहले से 2 साल पहले से आप देखें तो बहुत से परिवर्तन आया है कायाकल्प के तहत। और हमारे इस समय जिलाधिकारी महोदय बहुत ही इस संबंध में सख्त हैं कि सभी काम 31 अक्टूबर तक आप लोग पूरे कर लें। तो उम्मीद है कि अक्टूबर तक हम लोग जो और भी बचे हुए कार्य हैं लगभग उसको प्रयास करेंगे कि पूरा हो जाए। मतलब ये काम प्रोसेस में अभी है, इसी की वजह से शासन का निर्देश तो है कि इसको अगले मार्च तक कर लिया जाए, मार्च तक कंप्लीट कर लिया। ये तो इसकी बात हो गई जो बिल्डिंग मटी है। जैसे कुछ सुविधाएं हैं, जैसे कुछ विद्यालय में डिजिटल बोर्ड की भी सुविधा हो गई है और कुछ विद्यालय में नहीं है, ऐसा क्यों? वो हमेशा जैसे कि आता रहता है शासन से। जैसे इसी समय अब हमारे ब्लॉक में कई स्कूलों पे स्मार्ट कक्षाएं। अब जब शासन से जैसे बजट आवंटित होता है तो एक साथ पूरे ज़्यादा बजट हो जाएगा हर विद्यालय, तो क्रमशः आता रहता है। तो जैसे अभी समय कई स्कूलों पे अब स्मार्ट क्लासेस स्थापित होने वाली हैं, लिस्ट आ गई है, अब लगेंगे वहाँ पे, फिर अगले चरण में अगले स्कूलों पे लगेगा। ये आवंटन करने की जो प्रक्रिया होती है उसकी कोई योग्यता होती है कि क्रम वाइज होता है? लगभग बड़े स्कूलों को ही पहले टारगेट किया जाता है कि जिससे कि जहाँ ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। जहाँ ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। दूसरी ओर ये हम देखते हैं कि जो मिड डे मील का प्रोसेस है, जो प्राइमरी और मिडिल के बच्चों को भोजन दिया जाता है, उसको भोजन देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिर्फ पेट भरना या कुछ और भी? नहीं, वो तो इस सिद्धांत पे है कि भाई स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो अगर बच्चे कुछ उनमें कमी हो तो उसको हम उस डोज के द्वारा पूरा कर सकें, कुछ स्कूल पे भी मिलता रहे। तो भोजन है, चाहे उसमें सोमवार को फल है और बुधवार को दूध का प्रोसेस है, तो ये सब चीज़ें इसीलिए है कि उनको पर्याप्त पोषण मिल सके। मैंने कुछ साइकोलॉजिस्ट से बात किया इसी संबंध में, मेरे पास रिकॉर्ड भी है, तो उन्होंने बोला कि यह एक बाह्य प्रेरणा है कि भोजन के माध्यम से जो बच्चे अपसेंट करते हैं उनकी उपस्थिति बरकरार है। ये भी है क्या? कुछ स्कूलों पे ऐसा भी मतलब यहाँ तो ऐसी स्थिति इधर नहीं देखा हूँ, लेकिन पहले मैं था तो एक स्कूल पे ऐसा मैंने खुद देखा था कि वहाँ बच्चे जैसे कि जब भोजन नहीं बनता था तो उपस्थिति कम होती थी और भोजन बनने के बाद बढ़ जाती थी। लेकिन कहीं कहीं पे यहाँ भी वास्तव में अच्छा है, एक तरह से देखा जाए एमडीएम कि कहीं कहीं पे बच्चों को जैसे दूर से आना होता है, कुछ खाए ना हो तो दिन भर कैसे पढ़ेंगे। उस रूप में अगर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया है कि दिन भर बच्चों को रहना है तो एक बार दोपहर में भोजन मिल जा रहा है। सरकारी विद्यालय में एक चीज़ और देखा जाता है कि जो आपकी एकेडमिक एजुकेशन है उसको पढ़ाने के अतिरिक्त शिक्षक कुछ विशेष चीज़ जैसे एनटीएस का एग्ज़ाम हुआ, नवोदय का एग्ज़ाम हुआ, सीएचएस का एग्ज़ाम, उसकी भी तैयारी कराते हैं। इसके लिए क्या उनको कुछ विशेष रूप से दिया जाता है क्या? नहीं, ऐसा उन्हें विशेष रूप से नहीं है, उनकी स्वतः प्रेरणा, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कुछ टीचर्स आपको हमेशा एक्स्ट्रा करते हुए मिल जाएंगे और दिखाई देता है कि नहीं, कुछ शिक्षक पढ़ाने में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए मेहनत करते हैं और कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो कि खेल कूद में बच्चों को बहुत अच्छा बना दिए हैं। आज देखा जाए तो पिछले कई वर्षों से लगातार जनपद में आपका धानापुर ब्लॉक जो है खेलकूद प्रतियोगिता में चैंपियन होता आ रहा है। तो एक दिन की ये प्रक्रिया नहीं है, ये लगातार अध्यापकों की मेहनत का परिणाम है।
माना जाता है कि जो खेल कूद का प्रतियोगिता, खास तौर से ये बात सत्य है कि जो धानापुर विकास खंड है, यहाँ के विद्यालय पिछले कई वर्षों से लगभग 2013-14 से जो मेडल जीतने का अवार्ड वो सबसे ज़्यादा है। तो जो खेल कूद की शिक्षा होती है उसमें किताबी शिक्षा के अतिरिक्त पौष्टिक आहार कुछ विशेष रूप से चाहता है बच्चों की आवश्यकता, तो उसका मैनेजमेंट कैसे होता है? नहीं, वो विशेष तो हमेशा नहीं हो पाता है। वो शिक्षक व्यक्तिगत रूप से ही जब वो ऐसा खिलाते हैं तो कुछ करते हैं। यही उनकी मतलब मेहनत है ना कि अपने ओर से भी वो बच्चों को कुछ सुविधाएं दे देते हैं, लेकिन इसके लिए स्पेशली कोई अलग से सुविधा नहीं। अपने ओर से मतलब सेल्फ लगाने से तो काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर से क्या कुछ आना चाहिए? अगर हाँ, अगर और उसमें आता तो निश्चित तौर पे और भी अच्छे परिणाम आते या और शिक्षक उसमें इन्वॉल्व हो पाते। सभी लोग स्वतः तो लगा नहीं पाएंगे, इसीलिए सरकार की तरफ से इसके लिए फंडिंग आती है कुछ? नहीं, इसके लिए विशेष रूप से कुछ नहीं है। खेलकूद के लिए इस समय बजट नहीं है। अब एक अंतिम सवाल मैं सर आपसे व्यक्तिगत पूछना चाहता हूँ कि लगभग फरवरी 2023 में इसी विकास खंड से आपने एक लेटर जारी किया था योगा प्रशिक्षण के लिए कि हर विद्यालय पर वो विद्यार्थी आपके द्वारा ही फॉरवर्ड किया गया था, मैंने उसका भी सर्वे किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय संस्था के माध्यम से था। सभी विद्यार्थी हफ्ता में एक दिन जाकर सभी प्राथमिक विद्यालय पीएस और यूपीएस दोनों में योग प्रशिक्षण कराएं। क्या उनकी सहभागिता है या वो घर पर ही बैठे हैं? नहीं, वो चूँकि हम लोगों को उसमें सहयोग करना था। वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तरफ से योजना के तहत जो आए हैं योगा टीचर्स, और वो घर नहीं बैठे हैं। मैं कई स्कूलों में देख रहा हूँ वो योगा सिखाते हैं। जी। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो एक चीज़ लॉन्च हुई, जो स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन था उसको बदल कर अब 5+3+3+4 कर दिया गया है, 5-3-3-4। वो क्या सुचालित रूप से हो गया है कभी? नहीं, अभी नई शिक्षा नीति अभी लागू नहीं हुई। लागू नहीं हुआ है। इसी नई शिक्षा नीति में भी एक सब्जेक्ट की बात कही गई थी योगा के भी। अब उसको मैं अभी अध्ययन नहीं किया हूँ। मतलब अभी लागू नहीं हुआ है इससे। अच्छा, ये सर आप हमें बताइए, आप इतने विद्यालयों का मैनेजमेंट करते हैं, आपको वो कौन से ऐसी 3 कमियां लगती है जो सरकार को पूरा करनी चाहिए? जो पहला तो है कि हमेशा जो है अध्यापकों का जो देखा जाए कि किन विद्यालयों पे कितने अध्यापक हैं, जिससे हो उनका रेशियो, छात्र रेशियो के रूप में। दूसरी चीज़ है कि सबसे बढ़िया रहेगा जो अध्यापक हमसे भी बार बार कह रहे हैं कि नहीं हमें डाटा फीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, प्रत्येक विद्यालय पे एक ऑपरेटर टाइप रहता तो हम लोगों को ज़्यादा सुविधाएं रहती, कोई भी सूचना हो तुरंत आ जाया करती। और यही है। मतलब एक टीचर्स रिक्वायरमेंट, दूसरा लिपिक रिक्वायरमेंट, जो शिक्षक का कार्य पढ़ाने का होता है उसको अतिरिक्त कार्य दे दिया जाए तो बोझिल बन जाता है कि वो पढ़ाए कि वो काम करे। अब काम को भाई आगे फॉरवर्ड करना है तो लाजमी सी बात वो अपने शिक्षा पद्धति वाले कार्य में चोरी करेगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं, क्योंकि वो अधिकारी को पेश करना है, उसका रिजल्ट देना भी जरूरी होता है ना सर। हाँ, लेकिन हम लोग कहते हैं कि एक्स्ट्रा जो भी काम हो अतिरिक्त ही समय में किया जाए, जैसे कि बच्चों की शिक्षा के साथ मतलब उसमें कोई ना प्रॉब्लम आए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा इधर उधर हो ही जा रहा है। अच्छा, एक बात और, 6 से 8 तक की हम बात करते हैं कक्षाओं में, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे, कुछ मिडिल में, कुछ बहुत वीक होते हैं, बहुत वीक जिसे हम कह सकते हैं। शायद वो 6, 7, 8 में पढ़े हैं, साइंस की स्पेलिंग ना लिख पाएँ या 10 तक टेबल ना सुना चाहे, उनको क्यों आगे क्लास में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? देखिए, पहले बहुत ज़्यादा बच्चों को जब फेल कर दिया जाता था तो बहुत से बच्चे जब आप पुराने लोगों में सुनेंगे कि कक्षा 1 पढ़ के छोड़ दिए, 2 पढ़ के छोड़ दिए, 3 पढ़ के छोड़ दिए, या किसी में आता था कि शिक्षक ने मार दिया बस बच्चा विद्यालय आना बंद कर दिया। यही इसीलिए ये सब प्रक्रियाएं हुई कि नहीं कोई भी शिक्षक किसी बच्चे को कभी मारे ना, जिससे कि ये न आए। और ये सब अपव्यय और अवरोधन की एक समस्या थी कि जिससे किसी बच्चे को आप फेल कर दिए, जिसे कक्षा 4 तक पढ़ा, 4 में फेल कर दिया, अब वो उसके ऊपर 4 साल गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद हुआ और उसने पढ़ाई छोड़ दिया। अभी एक तरह से वो अपनी प्राथमिक शिक्षा भी पूरी नहीं किया, तो ये पूरा अपव्यय हो गया गवर्नमेंट का। इसलिए ऐसी पॉलिसी आई कि कम से कम बच्चों को एक प्रेरणा मिले, उत्साह मिले कि नहीं वो
कक्षाओं में आगे बढ़ें और शिक्षा अपनी एक प्राथमिक शिक्षा तो कम से कम कंप्लीट करें। इसीलिए प्राथमिक शिक्षा में हुआ कि नहीं 1 से 8 तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। इससे तो क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन में मान लीजिए बढ़ोतरी है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसमें तो घटोतरी होगी। निश्चित तौर पे कुछ उससे अंतर पड़ा क्वालिटी, लेकिन जब सर अब सेलेक्टेड होता कि हमें कुछ ही बच्चों को एजुकेट करना है तब तो बहुत अच्छी क्वालिटी हमेशा मेंटेन रहती। लेकिन जब सर्व शिक्षा अभियान है कि नहीं सभी नागरिक सभी बच्चों को, यही तो कल हमारे भविष्य हैं, कुछ तो लिखना पढ़ना जान जाए, तो जो बिल्कुल ज़ीरो थे या नहीं पढ़ने वाले कम से कम उनकी एजुकेशन में तो सुधार हुआ ही है। साक्षर तो हम बना ही थे। इसी साक्षर बनाने के चक्कर में आज जो आप पाते हैं केस कि मैं ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन एक एप्लीकेशन भी लिखने के लिए सक्षम नहीं हूँ, शायद इसी का मुख्य परिणाम है। सर आगे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कक्षा 8 तक सरकारी स्कूल को भी ड्रॉप कर लें, अपर देन 8 या पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट, अगर किसी विद्यार्थी को दाखिला लेना हो तो उसमें कंपटीशन देना पड़ता है और एक सीट के लिए हजारों लोग अपीयर्ड होते हैं। लेकिन वही उसी गवर्नमेंट संस्था में अगर हम नीचे आएँ तो हमें दाखिला खोजना पड़ता है और वहाँ दाखिला छीनना पड़ता है। ऐसा डिफरेंस क्यों? आखिर दोनों तो सरकारी ही है ना। दोनों ही सरकारी हैं। वही तो मैंने कहा कि सिर्फ हमारे सोच की बात है कि हमारे यही सरकारी संस्थान हैं और वहाँ पे अच्छे हो जा रहे हैं। यहाँ पे अब जैसे कि ऐसे लोगों का सरकारी हॉस्पिटल पे उतना विश्वास नहीं रहा, लेकिन अगर जब आपका कोरोना पीरियड आया है तो सभी जगह आप देखे होंगे किसी प्राइवेट संस्थान का पता नहीं चल रहा था, सिर्फ आपको सरकारी कर्मचारी ही हर जगह दिखाई दे रहे थे। तो यही बात है। ठीक है, लेकिन आप जो जितने लोग सुन रहे हैं वो आप इस बात को जान सकते हैं कि जो अपर में दाखिला लेना पड़ता है किसी यूनिवर्सिटी में, सर आप मैं चाहे इनके बेटे हों कोई में, एक जॉब से भी ज़्यादा वहाँ फाइट है। लेकिन उसी के जड़ में जब मुझे दाखिला हो, वो उसका रूट ही है, पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी का रूट ही प्राइमरी या अपर प्राइमरी है, उसका जड़ है, लेकिन उसमें दाखिला हम नहीं लेना चाहते। अगर ले भी लेते हैं तो हमें समाज में शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमने उसमें दाखिला क्यों ले लिया, जबकि गवर्नमेंट वहीं उसी संस्था पर करोड़ों रुपए एक एक विद्यालय में खर्चा आ रहा है। शायद प्राइवेट संस्था इतना एक्सपेंडिचर न करती हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये डिफरेंस है। अब देखिए ये डिफरेंस कब तक समाप्त होता है। इसी उद्देश्य की पहल में मेरा ये कदम है कि लोगों के सामने इसका प्रस्तुतिकरण किया जाए, क्या वास्तविकता है, क्या सत्य है, और इतना सही होने के बावजूद भी लोगों का विश्वास क्यों नहीं है। प्राथमिक विद्यालय में एक योग्य शिक्षक आ रहा है, योग्य वातावरण है, शुद्ध वातावरण है, अनुकूल वातावरण है। प्राथमिक विद्यालय में आपको विदाउट बर्डन का कोई एजुकेशन दिया जा रहा है, ऐसी शिक्षा दी जा रही है जो आप पर बोझ न हो, पढ़ाने का पद्धति अच्छा है। सर एक बात बताइए, क्या सरकारी विद्यालय में लेसन प्लान फॉलो होता है? जी जी जी, वो एक ऊपर से ही अब हम लोग हमेशा जो ARPs हमारे नियुक्त हैं ये हर स्कूल पे जा रहे हैं कि किस सप्ताह में क्या पढ़ाना है, उसके अनुसार ही चलता है। लेसन प्लान भी फॉलो होता है। मैं आपको बता देना चाहूँ, एक स्टेट लेवल के कॉन्वेंट स्कूल पर ही शायद लेसन प्लान फॉलो होता हो ना, तो ग्रामीण अंचल में लेसन प्लान ही बनाना नहीं आएगा शिक्षक, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन 10+2 या ग्रेजुएट होती है। लेसन प्लान वही बना सकता है जो टीचर ट्रेनिंग लिया हो। अब इतनी फैसिलिटी देने के बावजूद भी अगर गार्जियन का विश्वास नहीं जमता कि नहीं सरकारी विद्यालय में हमें पढ़ाना अच्छा नहीं होगा, तो इसमें कहीं ना कहीं किसी पारदर्शिता की कमी है। उस शीशे को नहीं लाया गया हमारे समाज में जो शीशा दोनों तरफ साफ दिखा सके कि प्राइवेट में क्या है, सरकारी में क्या है। इसी बात के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप लोगों का सकारात्मक प्रयास है, हर जगह शिक्षक, जनता, आप लोग भी इसमें जो जागरूकता फैला रहे हैं, निश्चित तौर पे इस पे और भी अच्छे सकारात्मक परिणाम आएंगे। और आप लोगों का जिस तरह से सहयोग क्षेत्र में चल रहा है, हम लोग और अच्छी प्रगति कुछ दिनों में करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जितने भी मैंने विद्यालय के बारे में बात बोला, उसकी सत्यता की परख करने के लिए यदि आप परख इसकी करनी चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक में आपको कुछ विद्यालयों का वीडियोस अपलोड किया गया है। उन विद्यालयों को आप देखकर इस बात का आकलन लगा सकते हैं कि मेरी बात में कितनी सत्यता है या कितनी झूठ है। क्या वाकई सरकारी विद्यालय की स्थिति सही है या नहीं है। मैं दोनों बात बोल रहा हूँ,
पहले आप देखिए, फिर उस पर विश्वास कीजिए। उसको आप परखने के लिए एक बार वीडियो को जरूर देखिए। धन्यवाद।